उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरी निगाह में लगातार कमाऊ पूत रहा है कि दूसरे राज्यों में आपने अगर कुछ नुकसान पाया तो उसकी भरपाई उत्तर प्रदेश से होती थी। उत्तर प्रदेश ने 2024 में आपको उतना बड़ा नुकसान दे दिया। और वैसे भारतीय जनता पार्टी के सामने चैलेंज इसलिए ज्यादा था और है कि 2024 के चुनाव परिणाम असेंबली सेगमेंट वाइज उसको ट्रांसलेट करें तो आज की तारीख में अखिलेश यादव की सरकार होनी चाहिए। वो 235-40 तक जाते हैं। कौन ऐसा था बागी जिसने सपा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और उसको कुछ मिला नहीं? मिल तो उसी वक्त गया था, बहुत कुछ मिल गया था। समझने वाले समझ जाएंगे क्या मिल गया था। नगदीकरण का उत्तर प्रदेश का बड़ा काला इतिहास रहा है। मोटा माल पा गए थे क्या? अब मोटा माल इसको आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और आज के दौर में एक बात फिर बता दूं कि आज से महीना भर पहले मैं एक स्वयं ये कहता था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी मुश्किल है अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी से पार पाना 2027। रायबरेली अभी भी कांग्रेस की बड़ी मजबूत जमीन है और बड़ा मुश्किल है वहां भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि अब तो यही कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए इस देश की राजनीति में कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो उनकी एक व्यवस्था होगी। बीजेपी में किसी की हैसियत नहीं है कि कोई मुखर होकर अपनी बात कह सके या नाराजगी तक की बात लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी तक नहीं सोच पाए, तो ये सब तो अभी नए खिलाड़ी हैं। ये लोग कल के राजनेता हैं, कल के विधायक सांसद हैं। इनमें किसी की हैसियत नहीं है जो पार्टी के निर्णय को चैलेंज कर दे। अगर शेर बीमार भी हो लेकिन वो लगातार अलग अलग जंगल फतह करता जा रहा है तो डर तो उससे सबको लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी की आज की स्थिति भारत की राजनीति में एक उस शेर जैसी है जो बोलता है कि साहब मैं इस जंगल पे आ रहा हूँ, कब्जा कर लूंगा, और कर लेता है। तो उत्तर प्रदेश तो राजनीति का बहुत बड़ा जंगल है साहब, बहुत बड़ा जंगल है। और इस शेर को घायल कर दिया 24 के चुनाव में, और घायल शेर तो और साहब फिर कोई मौका नहीं छोड़ेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार हो गया। ये कैबिनेट विस्तार बहुप्रतीक्षित था, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी थी। लेकिन क्या जिन लोगों को कैबिनेट में जगह दी गई है उसके जरिए बीजेपी जातीय बैलेंसिंग कर रही है 2027 को लेकर के? जो समीकरण है उनको सेट किया जा रहा है। इस विस्तार में दलित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, गुर्जर भी हैं, जाट भी हैं। क्या कुछ है सियासी गणित और कितना फायदा नुकसान बीजेपी को इस कैबिनेट विस्तार का मिलेगा, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्या सोच रहे हैं इस कैबिनेट विस्तार? सोचना क्या, जो लोग 2 साल से सोच रहे थे वह विलंबित फैसला भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया और उसको अमली जामा पहना दिया कल। लेकिन मुझे लगता है कि यह अत्यंत विलंबित निर्णय है भारतीय जनता पार्टी का। आखिर किस बात का इंतजार आप 2 साल से कर रहे थे? अगर आपको जो खाली बर्थ थी वही भरनी थी तो आप 2 साल पहले कर सकते थे, शायद बेहतर मैसेजिंग होती। कोई रोक टोक तो थी नहीं। 6 सीटें योगी मंत्रिमंडल में खाली थी, उसको आपने भर दिया। ये तो आपने विस्तार किया। एक्सपेक्टेड क्या था? एक्सपेक्टेड था रिसफल, एक तरीके का पुनर्गठन, जिसमें ये चर्चा भी चली थी कि कुछ जो नॉन परफॉर्मर्स है उनको बैठा दिया जाएगा या संगठन के काम में लगाया जाएगा और नए चेहरों को अवसर दिया जाएगा। तो 6 सीट खाली थी, 6 आपने भर दी। 2 लोगों को आपने तरक्की दे दी, स्टेट मिनिस्टर से इंडिपेंडेंट चार्ज का स्टेट मिनिस्टर बना दिया। तो इसमें कुछ नयापन तो दिखा नहीं। हाँ, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को अभी हाल ही में बंगाल और असम में प्रूव किया है, इसके पहले बिहार में तमाम अटकलों को धो दिया है। उनका जो विजय रथ चल रहा है वो
बिना किसी अवरोध के लगातार अपने टारगेट को अचीव कर रहा है, तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि उत्तर प्रदेश का घमासान जो बहुत बड़ा होने वाला है 2027 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी मोर्चा लेगी अखिलेश यादव से यानी समाजवादी पार्टी से। और इसीलिए ये जो 6 चेहरे सामने आए हैं, इसमें आपने देखा होगा एक अपर कास्ट से हैं मनोज पांडे, वो भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और बाकी 5 आपने जो लिए हैं वो ओबीसी और दलित चेहरे हैं। तो भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को प्रो ओबीसी जाना है, यह बात तो 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के समय ही सुनिश्चित हो गई थी, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस वाण से आपको आहत किया वो तो पीडीए का वाण था, जिसमें पिछड़ा एक बहुत बड़ा फैक्टर था। 2014 के लोकसभा चुनाव से पिछड़े वर्ग की तमाम जातियां जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी थी, वो लंबे समय बाद यानी 10 साल बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में हद तक टूटी, जिसके नाते उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरी निगाह में लगातार कमाऊ पूत रहा है कि दूसरे राज्यों में आपने अगर कुछ नुकसान पाया तो उसकी भरपाई उत्तर प्रदेश से होती थी। उत्तर प्रदेश ने 2024 में आपको उतना बड़ा नुकसान दे दिया कि उसकी भरपाई कहीं से हो नहीं सकती, और उतना ही बड़ा नुकसान दिया जितनी संख्या से आप केंद्र में जो आपने सरकार बनाई वो पूर्ण बहुमत से अकेले दम पर छूट गई। तो बड़ी चोट थी, उस चोट से मुकाबिल होना है। और वैसे भारतीय जनता पार्टी के सामने चैलेंज इसलिए ज्यादा था और है कि 2024 के चुनाव परिणाम अगर आप देखें असेंबली सेगमेंट वाइज उसको ट्रांसलेट करें तो आज की तारीख में अखिलेश यादव की सरकार होनी चाहिए। वो 235-40 पर जाते हैं, आप 200 नहीं पहुंचते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको तो बहुत बड़ा चैलेंज है। और चैलेंज का सबसे बड़ा कारण वही मैंने जैसा कहा कि ओबीसी वर्ग का आपसे थोड़ा सा झुकाव लगाव कम होना है। अच्छा, आप चूंकि आपने मनोज पांडे का जिक्र किया सर, और मनोज पांडे उस टीम के लीडर थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ बगावत की थी राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग में। मनोज पांडे तो पा गए, मतलब भर का भाई कैबिनेट पा गए। बाकी के जो लोग थे उनके पीछे, चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, चाहे अभय सिंह हो, बाद में गई पूजा पाल हो, या फतेहपुर वाले उधर वाले विधायक हो, या जो भी उनके साथ गए थे, उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या मनोज पांडे बाकी के लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे जो उनके साथ सपा से बगावत करके आए थे, या फिर उनका क्या होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मनोज पांडे एक पॉपुलर फेस हैं, ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, ब्राह्मणों में एक अच्छी उनकी छवि है। तो मैसेजिंग तो हुई, चूंकि ब्राह्मण नाराज चल रहा था इधर कई कारणों से भारतीय जनता पार्टी से, तो एक संदेश देने के लिए मनोज पांडे को लिया गया। लेकिन अब प्रश्न वही, आपने कहा कि मनोज पांडे को तो मिल गया, बाकी लोगों को नहीं मिला। तो मैं एक बात बता दूं, शायद कैमरे पे पहली बार ये बात आ रही होगी, बहुत बड़ी बात है कि कौन ऐसा था बागी जिसने सपा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और उसको कुछ मिला नहीं। मिल तो उसी वक्त गया था, बहुत कुछ मिल गया था, समझने वाले समझ जाएंगे क्या मिल गया था और किसके लिए मिला था। ये जो बगावत की गई थी या बगावत जो कराई गई थी, वो राज्यसभा की किस सीट के लिए कराई गई थी? उसका सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ? संजय सेठ के लिए हुआ। संजय क्या है? सेठ हैं, कोई बहुत बड़े राजनेता नहीं रहे, बिल्डर है, उद्योगपति है, धन पशु हैं जी। तो धन का तो भंडार उनके पास है। तो जो मिलना था नगद तो उसी वक्त सबको मिल गया था। यही चर्चा थी कि राज्यसभा चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में नगदीकरण का उत्तर प्रदेश का बड़ा काला इतिहास रहा है। मोटा माल पा गए थे क्या? अब मोटा माल इसको आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये जनश्रुति भी है और व्यवहार में भी देखा गया है कि इस तरह के चुनाव में जब आप पास वोट कम होते हैं और आपके कैंडिडेट
के ऊपर बातें डाल दी जाती हैं तो पार्टी तो अपनी ओर से करती है, लेकिन कैंडिडेट को भी करना पड़ता है। तो कैंडिडेट क्या करेगा? कैंडिडेट ओबलाइज करेगा। उस वक्त जो भी तरीका हो सकता था ऑब्लिगेशन का, वो संजय सेठ ने किया। संजय सेठ किस लिए है? संजय सेठ तो कोषाध्यक्ष रहे हैं समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी की सरकारों में बढ़े हैं, पले हैं, छोटे से बिल्डर से लेकर के अरबपति खरबपति हो गए हैं। तो उनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। उन्होंने ऐसा एक राजनीतिक कद होता है, ठीक है, ये सारी चीजें बिहाइंड द स्क्रीन ठीक है, आपने अंडर टेबल ले लिया, आप मैनेज हो गए, लेकिन फिर भी चुनाव में भी तो जाना है। आप विधायक नहीं तो फिर तो आप शून्य हैं, आप मंत्री नहीं तो आपका वो रसूख, वो कद नहीं। ठीक है, राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने क्या किया वो अलग बात है, लेकिन अब पब्लिक के बीच में जाके ये लोग क्या कहेंगे? पूजा पाल क्या कहेंगे कि क्यों हमने योगी जी की तारीफ की, या अभय सिंह क्या कहेंगे कि क्यों हमने क्रॉस वोटिंग की? जीते तो आप सपा के ही बैनर पे थे ना, वही MY फैक्टर पे जीते थे ना, तो फिर कैसे चुनाव लड़ेंगे? पब्लिक को क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति है, राजनीति करने वालों को कोई दरा नहीं होता। दरा मतलब कोई एतवार नहीं होता। कब कौन कहाँ चला जाए, कब किसके साथ रहे, कब किसका साथ छोड़ दे, इसी को तो आज के दौर की राजनीति कहते हैं साहब। ये सब करते हैं और होता आया है। और आज के दौर में एक बात फिर बता दूं कि आज से महीना भर पहले मैं स्वयं ये कहता था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी मुश्किल है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से पार पाना 2027 में। लेकिन जब एक दृष्टि जाती है बंगाल और असम जैसे चुनाव परिणामों पर या बिहार के चुनाव परिणामों पर अगर आप एक निगाह डाल लेते हैं तो लगता है फिर 27 तो उन्हीं का है साहब। और वैसे भी मुझे लगता है कि बिहार के बाद बंगाल और असम की बम्पर जीत ने भारतीय जनता पार्टी का मनोबल उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफी बढ़ा दिया है। अच्छा, एक बात और सर, हम लोग जब मनोज पांडे और इन सब का जिक्र करते हैं, रायबरेली चूंकि मनोज पांडे का ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र है और इस समय रायबरेली में बीजेपी के पास जितने बड़े चेहरे हैं सब बागी हैं। दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस से आए हुए, अदिति सिंह कांग्रेस से आए हुए, मनोज पांडे सपा से आए हुए। तो क्या दिनेश प्रताप सिंह को मंत्री बना दिया गया था? मनोज पांडे को मंत्री बनाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि दो अहम लड़ रहे थे, वहां पर ईगो जो थी वो टकरा रही थी। और क्या इन सब के बीच में ये रायबरेली में अपने आप को फिट कर पाएंगे सारे लोग और भाजपा के लिए वो इलाका फ्रूटफुल होगा जब कांग्रेस और सपा अगर मिलकर लड़ेगी? सांसद कांग्रेस का है वहां। देखिए, रायबरेली की अलग तासीर है। ठीक है, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार जाते हैं, लेकिन रायबरेली अभी भी कांग्रेस की बड़ी मजबूत जमीन है और बड़ा मुश्किल है वहां भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि अब तो यही कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए इस देश की राजनीति में कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो उनकी एक व्यूहरचना होगी। जहां तक मनोज पांडे की बात है, मनोज पांडे को बनाने के पीछे कई बातें देखी गई। एक तो कमिटमेंट होता है। मुझे लगता है कि अमित शाह के जरिए ये सारी बात हुई थी, जो उनका भाजपा के प्रति मोह बढ़ा और सपा से मोह भंग हुआ। उसके पीछे एक बड़ी शख्सियत थे अमित शाह, इन विषयों के सिद्धहस्त खिलाड़ी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी की आज की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। तो उनका कमिटमेंट भी था, इस तरह की बातें जन सामान्य में थी। तो कमिटमेंट था, इसलिए भी दूसरे ब्राह्मण चेहरा तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप ब्रजेश पाठक को छोड़ दें भारतीय जनता पार्टी में, जो ठीक है आए बाहर से हैं, बसपा से आए हैं, लेकिन एक स्थापित चेहरा है, एक ऐसा चेहरा है ब्राह्मणों का जो जिनकी स्वीकारता है। बिजनौर से लेकर के आप बागपत तक चले जाए और बलिया से लेकर के बनारस तक चले जाए तो ब्रजेश पाठक के समर्थक फॉलोअर्स है। तो ब्रजेश पाठक के अलावा और कोई ऐसा ब्राह्मण चेहरा बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी की जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार है, जो बहुत चमकीला हो। तो कम से कम मनोज पांडे का चेहरा तो जाना पहचाना स्थापित है, भले समाजवादी पार्टी की राजनीति से हुआ, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, सारी चीजें हैं। तो एक तो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, दूसरा उनका चेहरा। चेहरा से मतलब एक ब्राह्मण चेहरा, ब्राह्मण चेहरे की इस वक्त जरूरत थी। ब्राह्मणों की नाराजगी को कम करने के लिए एक ब्राह्मण को बनाया जाना था। ये अलग बात है कि मनोज पांडे या इस तरीके के जिन लोगों को कैबिनेट में इंडक्ट किया जाता है तो किसकी कीमत किया जाता है? जो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान पुराने कार्यकर्ता हैं, जिनका नंबर आता है, उनकी कीमत पे किया जाता है। तो बहुत से लोग थे जो लाइन में थे, जो ब्राह्मण फेस थे,
जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति लंबे समय से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खराब दिनों से लेकर आज तक जिन्हें उनको उम्मीदें थी, लेकिन वक्त की जरूरत इस वक्त थी मनोज पांडे को बनाना, उनको बनाया गया। कौन किसके लिए ज्यादा जरूरत था? मनोज पांडे के लिए मंत्री बनना ज्यादा जरूरी था या भाजपा के लिए मनोज पांडे को मंत्री बनाना जरूरी था? देखिए, ये दोनों एक दूसरे के कहीं न कहीं से पूरक है। मनोज पांडे की इच्छा थी, जब इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया, अरे भाई समाजवादी पार्टी के चीफ विप थे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी का साथ उन्होंने छोड़ा तो उनको उम्मीद थी। और जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिक्स में कमिटमेंट बड़ी चीज होती है, तो एक कमिटमेंट भी था, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जरूरी था और उनकी तो चाहत थी। मगर सर, इस विस्तार ने बहुतों को नाराज भी कर दिया। कुछ ठाकुर नेताओं के नाम चल रहे थे, उनमें बृजभूषण के बेटे का नाम चल रहा था, राजनाथ के बड़े बेटे पंकज का नाम चल रहा था, आशा मौर्य विधायक हैं आपके महमूदाबाद से, उन्होंने तो खुलकर ओपनली ट्वीट कर दिया। बृजभूषण ने भी शोहरत और शाख और दुनियादारी का जिक्र कर दिया। लगता है ये छोटी छोटी चीजें बगावत का स्वरूप ले पाएंगी या बीजेपी में किसी की हैसियत नहीं है कि कोई मुखर होकर अपनी बात कह सके? अपने सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया। ये सच है कि भाजपा में आज की तिथि में जो भाजपा है, नए दौर की जो भाजपा है, मोदी और शाह युग की जो भाजपा है, इसमें किसी नेता की हैसियत नहीं है। किसी नेता की हैसियत नहीं है कि वो बगावत कर दे। और बड़े बड़े पदों पर बैठे ऐसे लोग हैं जिनको लोग बहुत बड़ा पॉलिटिकल सुरमा समझते हैं, वो भी अगर बगावत कर दें तो उनके पीछे जाने वाले 5 लोग नहीं होंगे। साहब, ये भारतीय जनता पार्टी है, राजनीति का महासागर बन चुकी है। तो इस महासागर में छोटी छोटी बड़ी सी बहुत सी कश्तियां हैं जो इधर उधर पड़ी रहती हैं, लेकिन अगर उन्होंने बगावत की कोशिश की तो फिर हिचकोले लेकर के समंदर में जाना सुनिश्चित है। ये स्थिति आज की तिथि की है। तो चाहे बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे आशा मौर्य हो, चाहे इस तरह के और कोई लोग हों, चाहे जो और लोग जिनके आपने नाम लिए और नहीं लिए, मतलब जो नाम चर्चा में थे, अगर उनको मौका नहीं मिला तो भाजपा की यही तो तासीर है साहब कि पहले तो आप चर्चा करते रहिए, फैसला वो अपने हिसाब से करेंगे। इसका बड़ा उदाहरण उसका हम लोगों ने बड़े लेवल पे देखा सर। राजस्थान में जब मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई, वसुंधरा राजे जिनको खुद बनना था उनको पर्ची दी गई कि कौन बनेगा। जी, यही तो भाजपा है नए दौर की। फिर मैं बता रहा हूँ, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि भारतीय जनता पार्टी के जो फैसले होते हैं, आप मुझे बता दीजिए कि 2014 के बाद जो भाजपा ने टॉप लेवल पे फैसले लिए, उसके खिलाफ किसने बगावत की? अरे साहब, जब बगावत की बात या नाराजगी तक की बात लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी तक नहीं सोच पाए, तो ये सब तो अभी नए खिलाड़ी हैं। ये लोग कल के राजनेता हैं, कल के विधायक सांसद हैं। इनमें किसी की हैसियत नहीं है जो पार्टी के निर्णय को चैलेंज कर दे। और भारतीय जनता पार्टी की आज की तिथि में सबसे बड़ी शक्ति यही है, सबसे बड़ी ताकत यही है कि कोई चू नहीं कर सकता साहब। जो निर्णय है वो निर्णय है, जो निर्णय है मानना होगा। और वो इसलिए भी क्योंकि जो भी निर्णय लिए गए हैं वो अगर आप सामान्य दृष्टि से देखें तो उन निर्णयों को चैलेंज नहीं किया गया और वो निर्णय अभी तक कायम है, वो चले जा रहे हैं। आखिरी बात, अब जब सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं तो अब अखिलेश यादव को आप कहाँ देखते हैं और 27 की लड़ाई अब किस दिशा में आपको जाती दिखती है? देखिए, 27 की लड़ाई आज की तिथि से अगर आप देखें तो अभी मैं मानता हूं कि कड़ी टक्कर है। टक्कर कड़ी है, अंडर करेंट है क्या फिर? अखिलेश यादव का जो सिस्टम था, जो स्ट्रेटजी थी, यानी जो व्यूह रचना थी, उसमें कोई कमी नहीं आई है। न उनके फॉलोअर्स टूटे हैं। फॉलोअर्स मेरा मतलब वो फॉलोअर
जो भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ करके इधर आए थे, न वो टूटे हैं। तो अखिलेश यादव कम कहाँ से हुए? अखिलेश यादव कम नहीं हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है। अभी उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार के पास 8 महीने का 7 महीने का वक्त है। चुनाव की घोषणा के पहले बहुत सी चीजें कर सकते हैं। जन कल्याणकारी कुछ ऐसी स्कीम्स ला सकते हैं, जैसी स्कीम्स इन्होंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार जैसे, बिहार में आखिरी वक्त में हमने देखा अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आया। तो ये सारी चीजें तो आजकल बड़ी चलती है ना। तो इनके पास तो बहुत से अस्त्र हैं। लेकिन अखिलेश यादव जब सर ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, तो एक तरीके से वो वॉक ओवर भी तो देते नजर आते हैं कि भाई हम सरेंडर हैं, भाई हम पब्लिक अगर बीजेपी को वोट नहीं देगी तो ही हमें वोट देगी। अब हमारे सामने कमोबेशी ये मनोदशा रखती है। ऐसा साहब, अगर शेर बीमार भी हो लेकिन वो लगातार अलग अलग जंगल फतह करता जा रहा है, तो डर तो उससे सबको लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी की आज की स्थिति भारत की राजनीति में एक उस शेर जैसी है जो बोलता है कि साहब मैं इस जंगल पे आ रहा हूँ, कब्जा कर लूंगा, और कर लेता है। तो उत्तर प्रदेश तो राजनीति का बहुत बड़ा जंगल है साहब, बहुत बड़ा जंगल है। और इस शेर को घायल कर दिया 24 के चुनाव ने। और घायल शेर तो और घायल शेर तो और साहब फिर कोई मौका नहीं छोड़ेगा। और सबसे बड़ी बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अपनी वीकनेसेस को दुरुस्त करने का विषय प्रायोरिटी पे रखती है। उसको मालूम है कहाँ से चूक हुई है। अभी आपने एक चीज देखी इस मंत्रिमंडल विस्तार में भी, ज्यादातर चेहरे उन जगहों से आए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन हारी थी साहब। बिल्कुल सही बात। अगर आप काशी को छोड़ दें, काशी में विश्वकर्मा जी की तो लॉटरी खुल गई। विश्वकर्मा जी की लॉटरी इसलिए खुली कि 3 मंत्री ऑलरेडी वहां से हैं। एक कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, 2 स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, वो दयाशंकर मिश्रा दयालु और रविंद्र जायसवाल। तो एक ही जिले से, एक ही जगह से, एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से 4 मिनिस्टर क्यों बनेंगे? तो एक घटना हुई थी जिस पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की लड़की के साथ। तो ये विश्वकर्मा जी मिल गए, इनको सामने कर दिया। विश्वकर्मा लोग भी थोड़ा खुश हो जाएंगे, पैसिफाई हो जाएंगे। तो भाजपा, यही तो कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के झोले में ऐसी ऐसी पुड़ियां हैं दवाइयां की जो कैंसर, टीबी से लेकर के सामान्य बुखार तक का इलाज कर देती है। ये सब देख देख के ही तो अखिलेश यादव हैरान हैं। हताश तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन निराश जरूर हैं। और अब जिस तरीके की बात बोल रहे हैं, जिस तरीके का उनका अटैक का अंदाज है बीजेपी पर, उससे भी जाहिर होता है कि कहीं न कहीं से उनके भीतर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है। तो यही दवाओं का जो जखीरा है भारतीय जनता पार्टी के झोले में, यही तो असर डाल रहा है। तो जाहिर है मौका है, अभी 7 महीने का, 7 महीने में बहुत कुछ करेंगे, एक एक कमियां दुरुस्त करेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात, आखिरी बात बता रहा हूं, सबसे बड़ी बात साहब, बंगाल में चुनाव होता है तो पूरा यूपी का वर्कर, मंत्री, विधायक जम जाता है। कई और उड़ीसा का मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री तक वहां पहुंच जाता है। बिहार का विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री पहुंच जाता है। झारखंड के विधायक और इनके सारे जो बड़े कार्यकर्ता हैं वो पहुंच जाते हैं। राजस्थान से लोग चले जाते हैं साहब। इतना देखिए कि यहाँ जो राजस्थानी या मारवाड़ी हैं उन्हीं को कुछ एड्रेस कीजिए, उन्हीं को सही कीजिए। हाँ, अपने अपने उसको। तो पैराफेरनेलिया बड़ा है, वर्कर्स की फोर्स बड़ी है, सिस्टम बड़ा है, और उसको एकमुश्त इस्तेमाल करेंगे। और ये तो यूपी है साहब, यहाँ कोई कोर कसर कैसे छोड़ेगा? तो पूरे भारत का बीजेपी का वर्कर नेता आकर के यहीं आप देखिएगा, कश्मीर से गाजियाबाद से गाजीपुर तक तो जम जाएगा साहब, वो जम जाएगा। चलिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है। और 27 की लड़ाई हालांकि उतनी आसान नहीं है, लेकिन उतनी मुश्किल भी नहीं है, इस बात को हम लोग कह सकते हैं। लेकिन लड़ाई है तो जो सामने वाला अपोजिशन का नेता है वो लड़ाई लड़ेगा भी, अपने आप को दिखाएगा भी। लेकिन बंगाल के चुनाव नतीजों ने, असम के चुनाव नतीजों ने एक बात तो मैसेज कन्वे की है कि घायल शेर बीजेपी उत्तर प्रदेश में और ज्यादा आक्रामक रूप में अपने चुनाव लड़ने को तैयार है।
नतीजे क्या होंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अखिलेश यादव नो डाउट थोड़ा सा बैकफुट पर जरूर आए हैं। आपको चर्चा कैसी लगी हमें बताइएगा, आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया।